जिस देश का संविधान इतना बड़ा हो और लगभग 3 साल उसे बनाने में लग जाए, उसकी कहानी तो दिलचस्प होगी ही। इस वीडियो में हम संविधान निर्माण की कहानी के बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान और संविधान निर्माण की कहानी अपने आप में विलक्षण है, जहां कई देशों को कई बार अपना संविधान बनाना पड़ा। कई देशों को संविधान बनाने के बाद जनमत संग्रह करवाना पड़ा, यह देखने के लिए कि लोग इसे स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। पर भारतीय संविधान के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि पहली बात तो भारतीय संविधान को जिन लोगों ने बनाया उनमें समाज का पहले से ही अटूट विश्वास था। दूसरी बात यह कि संविधान निर्माण के समय किसी प्रावधान को संविधान का हिस्सा बनाने के लिए वोटिंग का सहारा नहीं लिया गया, बल्कि आपसी सहमति से इस प्रकार की समस्याओं को सुलझाया गया। और आपसी सहमति बनाना कितना मुश्किल रहा होगा, ये बात आप इससे समझ सकते हैं कि संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण सदस्यों के बीच में आपस में बनती तक नहीं थी। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस पसंद नहीं थी, वहीं पंडित नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक दूसरे से बनती नहीं थी। पर यह काबिले तारीफ ही थी कि इस सब के बावजूद भी सहमति बना ली जाती थी। वैसे भी जिस संविधान को बनने में लगभग 3 साल लग गए हों, उस संविधान के बनने की कहानी दिलचस्प तो होगी। संविधान निर्माण की कहानी को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि संविधान होता क्या है, आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है, किसी देश के लिए संविधान जरूरी ही क्यों होता है। आइए पहले संविधान के बेसिक्स को समझ लेते हैं, ताकि हमारे दिमाग में संविधान की अहमियत और उसकी प्रासंगिकता स्पष्ट हो सके। संविधान यानी कि श्रेष्ठ विधान, ये एक ऐसा दस्तावेज है जो व्यक्ति और राज्य के बीच संबंधों को स्पष्ट करता है। दूसरे शब्दों में एक लोकतांत्रिक देश में व्यक्ति स्वतंत्रता का प्रतीक होता है, या यूं कहें कि लोकतंत्र की अवधारणा ही इसी बात पर टिकी हुई है कि व्यक्ति स्वतंत्र रहे। वहीं दूसरी ओर राज्य शक्ति का प्रतीक होता है, यानी देश को चलाने के लिए सारी की सारी आवश्यक शक्तियां राज्य के पास होती हैं। ऐसे में राज्य अपनी शक्तियों का गलत उपयोग न करे और व्यक्ति अपनी आजादी का गलत उपयोग न करे। इन्हीं दोनों में संतुलन स्थापित करने के लिए जो दस्तावेज बनाए जाते हैं वही संविधान होता है। संविधान के उद्देश्य को कुछ बेसिक प्रश्नों के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे कि राज्य की संरचना कैसी होगी, सरकार की प्रकृति कैसी होगी, शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा, सरकार के अधिकारों और कार्य तथा व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता क्या होगी, व्यक्ति और सरकार के बीच संबंध कैसा होगा, हम किस प्रकार के राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। इन्हीं प्रश्नों का एक सर्वमान्य एवं व्यवस्थित उत्तर स्थापित करना संविधान का प्रमुख उद्देश्य हो। संविधान निर्माण के लिए 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया था। इसी संविधान सभा ने संविधान निर्माण को उसकी परिणति तक पहुंचाया था। पर संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, इसके समझने के लिए पहले के उन महत्वपूर्ण घटनाओं को समझना जरूरी है जिसके फलस्वरूप संविधान सभा अस्तित्व में आया। 1764 ईस्वी से 1857 तक के लगभग 100 साल के कंपनी शासन को देखें, या फिर 1858 से 1947 तक के ताज के शासन को देखें, तो इस दरमियान ढेरों विधि विधान बनाए गए। हालांकि वो सब थे तो अंततः ब्रिटिश हितों के पक्ष में ही, लेकिन विधि विधान की इस परंपरा ने भारतीयों को एक तरह से तैयार किया, जो कि संविधान निर्माण के वक्त काफी काम आया। जैसे कि आज हमारे संसद में 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। पर यह कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, बल्कि 1919 भारत शासन अधिनियम में पहली बार यह व्यवस्था किया गया था। यहां तक कि प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था थी, इसी अधिनियम में किया गया था। इस प्रकार हम संघीय व्यवस्था, संघीय न्यायालय आदि की बात करें तो इसका प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया गया। लेकिन इन्हीं अधिनियमों का गुलाम भारत में बहिष्कार किया गया था। इसका कारण यह था कि इन अधिनियमों से भारतीय हित कम सदता था, जबकि ब्रिटिश हित ज्यादा। शायद इसीलिए 1922 में महात्मा गांधी ने यह विचार रखा था कि भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए। 1928 में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का आयोजन लखनऊ में किया गया, जिसमें भारत का संविधान तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसे नेहरू रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है। 1934 में एक साम्यवादी नेता M.N. राय ने पहली बार एक संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की बात की। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने 1935 में भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत एक ऐसी विस्तृत दस्तावेज पेश किया जो बिल्कुल संविधान जैसा था। इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी।
पर वही बात कि ये एक स्वतंत्र भारत का संविधान नहीं था। हाँ, वो बात अलग है कि हमारे वर्तमान संविधान में बहुत सारे प्रावधान इसी से लिए गए हैं। जो भी हो, आखिर 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा होगी और इसमें किसी भी बाहरी की दखल अंदाजी नहीं होगी। इस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और जर्मनी के असाधारण सफलता ने ब्रिटेन की स्थिति अत्यंत नाजुक कर दी थी। ऐसी स्थिति में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए ब्रिटेन ने समझौतावादी दृष्टिकोण की नीति अपनाई और नेहरू की मांग को ध्यान में रखते हुए 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो ने भारतीयों के लिए एक प्रस्ताव की घोषणा की, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव के मुख्य प्रावधान कुछ ऐसे थे: भारत को डोमिनियन स्टेट्स देने का प्रस्ताव, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत संविधान सभा गठन किए जाने का प्रस्ताव। हालांकि इस अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा के गठन की बात कही गई थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि इसमें एक स्वतंत्र संप्रभु देश के बजाय डोमिनियन दर्जा देने की बात कही गई थी। और दूसरी बात यह कि इसमें कहा गया था कि बिना अल्पसंख्यकों के स्वीकृत के सरकार कोई भी संवैधानिक परिवर्तन लागू नहीं कर सकती, यानी कि यह एक तरीके से मुस्लिम लीग को वीटो पावर मिल रहा था। ऊपर के प्रस्ताव के असफल हो जाने के बाद ब्रिटिश सरकार ने संविधान निर्माण का एक प्रारूप तैयार किया और सन 1942 में उसे स्टैफोर्ड क्रिप्स के हाथों भारत भेजा। दरअसल क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को सहयोग प्राप्त करने के लिए किया गया एक असफल प्रयास था। इस मिशन ने युद्ध में सहयोग करने के बदले युद्ध समाप्त होने के बाद चुनाव कराने, डोमिनियन स्टेट्स देने और संविधान निर्माण की बात कही। इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया और कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू कर दिया। इससे हुआ यह कि ब्रिटिश सरकार ने सभी प्रमुख कांग्रेस नेताओं को जेल में बंद कर दिया। इससे एक व्यापक गतिरोध की शुरुआत हुई और इस स्थिति में धीरे धीरे यह स्थिति बिगड़ती चली गई। इसी गतिरोध को दूर करने के लिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने जून 1945 में एक योजना प्रस्तुत की, जिसे कि वेवेल योजना कहा गया। इस योजना की मुख्य बातें कुछ ऐसी थी: वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम सदस्यों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर होगी। युद्ध समाप्त होने के उपरांत भारतीय स्वयं ही संविधान बनाएंगे। कांग्रेस के नेता रिहा किए जाएंगे तथा शीघ्र ही शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। शिमला में सम्मेलन बुलाया भी गया, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना के जिद के कारण ये योजना भी निरस्त हो गई। मुस्लिम लीग भारत का विभाजन चाहते थे और अपनी बात पर अड़े थे कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांटा जाना चाहिए, जिसका कि अपना अपना एक संविधान सभा होगी। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि अंततः अंग्रेजों को झुकना ही पड़ा और सत्ता हस्तांतरण के लिए बाध्य होना ही पड़ा। इसके लिए वर्ष 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस मिशन को विशिष्ट अधिकार दिए गए थे तथा इसके कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों एवं संभावनाओं की तलाशना थी। इसे कैबिनेट मिशन कहा गया, जो कि 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। काफी बहस और जद्दोजहद के बाद इन्होंने मुस्लिम लीग किसी तरह से समझा बुझा लिया। इस तरह से एक अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा बनाने का रास्ता साफ हो गया। संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का होना जरूरी था और यह संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए तरीकों के आधार पर होना था, जो कुछ इस प्रकार थे। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 आवंटित की गई, जिसमें से 93 देसी रियासतें थी और 296 सीटें जो थी वो ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों के लिए आवंटित किए गए थे। ये सीटें जनसंख्या के अनुपात में आवंटित की जानी थी। मोटे तौर पर प्रत्येक 10 लाख लोगों पर 1 सीट की व्यवस्था की गई थी। संविधान सभा के लिए ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों से सदस्यों का चुनाव उसी के समुदाय द्वारा उसी के प्रांतीय असेंबली में किया जाना था और देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व का चुनाव रियासत प्रमुखों द्वारा किया जाना था। तो कुल मिलाकर यह सभा आंशिक रूप से चुनी हुई है
और आंशिक रूप में नामांकित निकाय होने वाली थी। 1946 के जुलाई अगस्त में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुआ और ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों के लिए आवंटित 296 सीटों में से 208 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, 73 सीटें मुस्लिम लीग को और जो बची सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों को मिली। लेकिन डीसी रियासतों को जो 93 सीटें मिली थी उसने इसका बहिष्कार कर दिया और इसमें हिस्सा नहीं लिया, यानी कि अपने प्रतिनिधि को उन लोगों ने संविधान सभा में भेजा ही नहीं। इसे गुलाम भारत के संविधान सभा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय देश आजाद नहीं हुआ था। तो कुल मिलाकर देशी रियासतों ने तो संविधान सभा का पहले से ही बहिष्कार कर रखा था और अब मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलने के बावजूद भी उसने इसका बहिष्कार कर दिया। अब ये स्पष्ट हो चुका था विभाजन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है और वही हुआ भी। यही कारण है कि जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो इसमें मात्र 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इसके बावजूद भी संविधान सभा ने उसी सदस्यों के साथ बैठक की और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया। इस तरह से संविधान निर्माण की आधारशिला रखी गई। इसके ठीक 4 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ा। ये एक प्रस्तावना की तरह ही था। गौरतलब है कि आज के प्रस्तावना में बहुत सारी बातों को उसी में से लिया गया है। इस उद्देश्य प्रस्ताव में इस बात को रेखांकित किया गया कि हमारा भावी संविधान कैसा होगा और उससे संचालित देश कैसा होगा। यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है और अपने भविष्य के प्रशासक के लिए संविधान का निर्माण करने की घोषणा करती है। हालांकि उस समय तक भारत आजाद नहीं हुआ था। ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्रों तथा भारत के बाहर के कोई क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे वे इस संघ का हिस्सा होंगे। संघ में निहित शक्तियों को छोड़कर सभी शक्तियां राज्यों को प्राप्त होंगी। इस स्वतंत्र एवं संप्रभु भारत के सभी शक्तियों का स्रोत इसकी जनता होगी, यानी कि जनता सर्वोपरि होगी। भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाएगी। अल्पसंख्यकों एवं पिछड़े वर्गों तथा जनजातियों की पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। विधि के अनुरूप सभी काम होंगे तथा भारत को विश्व में उसका उचित स्थान और अधिकार दिलाया जाएगा। ये भी उद्देश्य प्रस्ताव की कुछ मूल बातें जिसे कि 26 जनवरी 1947 ईस्वी को इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। उसके कुछ बाद ही माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को स्वतंत्रता की घोषणा कर। ऐसा घोषणा किए जाने के बाद धीरे धीरे लगभग सभी रियासतें जिन्होंने अब तक संविधान सभा का बहिष्कार कर रखा था इस सभा में शामिल हो गए, कुछ को छोड़कर, जैसे कि जम्मू और कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, जिसे बाद में शामिल करा लिया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और संविधान सभा एक स्वतंत्र निकाय बन गया जिसे अब किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी। इससे हुआ ये कि अब संविधान सभा अपनी पूरी क्षमता और गति के साथ काम करने लगी। चूंकि अब देश भी चलाना था, इसलिए सभा 2 रूपों में काम करने लगी। एक संविधान बनाने का काम और दूसरा सामान्य विधि बनाने का काम, जिससे कि तत्कालीन प्रशासन को चलाया जा सके। संविधान निर्माण व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से हो, इसके लिए विभिन्न बड़ी और छोटी समितियों का गठन किया गया और सभी समितियों को उसके विशेषज्ञता और क्षमता के अनुसार कार्य सौंपा गया। जैसे संविधान निर्माण के लिए निर्मित बड़ी समितियां, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू को दिया गया, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू को दिया गया, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल को दिया गया, प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक, जनजाति एवं सीमांत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति सरदार पटेल को दिया गया, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया, राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू, संचालक समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है प्रारूप समिति। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संविधान के प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेवारी इसी को थी। सब कुछ ड्राफ्ट पर ही टिका था क्योंकि ड्राफ्ट तैयार होने के बाद ही इस पर बहस होता, इसमें संशोधन होता और अंतिम रूप से संविधान अस्तित्व में आता।
प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इसके अलावा और 6 सदस्य N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, M माधव राव। इन्होंने बाद में BL मित्तल की जगह ली थी। TT कृष्णमाचारी, इन्होंने DP खेतान की जगह ली थी। प्रारूप समिति द्वारा संविधान का पहला प्रारूप फरवरी 1948 में पेश किया गया और इसे संशोधन करने के लिए लोगों को 8 महीने का वक्त दिया गया। जितने भी संशोधन के मांग आए, जरूरत अनुसार उसमें संशोधन करके 8 महीने बाद अक्टूबर 1948 में इसे फिर से प्रकाशित किया गया। 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया गया। इस पर 5 दिनों तक चर्चा हुई और 15 नवंबर 1948 से इस पर खंडवार विचार और उस पर संविधान सभा में बहस होना शुरू हुआ। बहस इस कदर हुई कि कहा जाता है कि सार्वभौमिक मताधिकार ही एक ऐसा प्रावधान था जो कि बिना बहस के पास हो गया। 17 अक्टूबर 1949 तक इस पर विचार और बहस चला और इसके बाद 14 नवंबर 1949 ईस्वी से इस पर तीसरे दौर का विचार होना शुरू हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक प्रस्ताव पेश किया और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इसे घोषित कर दिया गया, यानी कि पारित कर दिया गया। जब ये बनकर तैयार हो गया तो इस संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 1 प्रस्तावना थी। हालांकि जिस दिन ये पारित हुआ उस दिन सभी सदस्य नहीं आए थे, केवल 284 सदस्य ही उपलब्ध थे, तो उन्होंने ही इस पर हस्ताक्षर किए। और एक बात और याद रखने वाली कि 26 नवंबर 1949 को संविधान के सिर्फ कुछ ही प्रावधानों को लागू किया गया था, जैसे कि नागरिकता, चुनाव आदि, जबकि संपूर्ण संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस दिन के पीछे का कारण यह है कि इसी दिन 1930 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित एक संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। संविधान निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता से संबोधित किया जाता है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। 26 जनवरी 1950 ईस्वी से इसे संविधान सभा ने तब तक अंतरिम संसद के रूप में काम किया जब तक कि 1951-52 में आम चुनाव नहीं हो गए। संविधान बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। इसके दौरान संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। लगभग 60 देशों के संविधान को खंगाला गया। कहा जाता है कि उस समय इसमें लगभग 64 लाख रुपए खर्च आया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। मूल संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा इटैलिक शैली में लिखा गया था तथा इसके सौंदर्यीकरण शांति निकेतन के कलाकार द्वारा हुआ। इन कलाकारों में नंदलाल बोस, बिहौवर राव मनोहर सिन्हा शामिल थे। मूल प्रस्तावना प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया तथा सौंदर्यीकरण राम मनोहर सिन्हा द्वारा किया गया। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया, जिसे कि नंदलाल बोस द्वारा सौंदर्यीकरण किया गया।